नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। 1942 में पूरी दुनिया का एक मैप बनाया गया था जिसमें अलग अलग कंट्रीज को दिखाया गया था एक साथ। ये वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने से थोड़ा पहले, 3 साल पहले 1942 में आपने देखा था एक फेक प्रोग्राम चला था महात्मा गांधी, मतलब करमचंद गांधी ने, जो क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। वो एक फेक प्रोग्राम था। वो क्विट इंडिया मूवमेंट हिंदुओं के लिए बोला था, किसी और के लिए नहीं। मुझे बताइए, मेरा वो एनालिसिस है, दूसरों का नहीं है। तो लेकिन एक नया नक्शा बनाया गया था जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिका में इंक्लूड किया गया था, कनाडा को भी अमेरिका में इंक्लूड किया गया था, और ये एक अमेरिका था। और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं कि जो भारत था उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया था। उसमें कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान और ईरान के थे, थाईलैंड भी था उसके अंदर, बर्मा भी उसके अंदर था, भूटान भी उसके अंदर था, नेपाल भी उसके अंदर था, और साथ में कुछ पार्ट्स ऑफ, अगर आप साउथ एशिया में जाएंगे तो कुछ पार्ट्स ऑफ मलेशिया भी उसके अंदर थे। ये भारत का नक्शा था 1942 का। फिर चीन का जो दिखाया गया था, कोने में दिखाया गया था, तिब्बत उसमें नहीं था। और चीन का दिखाया गया था कोने में एक कंट्री है जो वियतनाम के साथ लगा हुआ, वो चीन का इन्फ्लुएंस दिखाया गया था, जो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और इन सब के साथ था। जापान का जो इन्फ्लुएंस दिखाया गया था वो भी एक अलग दिखाया गया था, जो पैसिफिक आइलैंड्स पे रहेगा। ये 1942 का मैप है। अगर आप देखें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है उसमें नक्शे वही वापस लाए गए हैं, और ट्रंप उसी नक्शे पे फोकस कर रहे हैं। उनको क्या करना है कि ग्रीनलैंड को उधर डालना है। मतलब कि आपको तो ऐसा लगेगा नहीं कि अगर पिछले टर्म में थे ट्रंप तो उनको ये सब आइडियाज आते थे, नहीं, ये इस टर्म में ही क्यों आए? बिकॉज उनको एक निर्देश दिया गया कहीं और से। आपको मालूम ही है अदृश्य राज्य कौन सा होता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड का होता है। वहां से निर्देश दिया गया कि आपको ये प्लान्स हमारे अचीव करने हैं जो पुराने वाले प्लान्स हैं। और इस प्लान में यूरोप की जो इंपॉर्टेंस बहुत ही कम रहेगी, और जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप हैं जिनको हमने इलीगली एक्वायर किया था वो सब वापस रशिया को चले जाएंगे। मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया रशिया को चले जाएंगे, मोस्ट पार्ट्स ऑफ मंगोलिया रशिया को चले जाएंगे, और साथ में अलास्का जो है वो अमेरिका में ही रहेगा। ये प्लान दिया गया था अमेरिका को, और इस प्लान पर ही पूरी दुनिया इस समय चल रही है। मेजर अगर देखा जाए, अभी जैसे कुछ एनालिस्ट बोल रहे थे कि देयर विल बी 3 कंट्रोलिंग ब्लॉक्स, एक चीन, एक रशिया और एक अमेरिका। ये प्लान एक एनालिस्ट ने ऐसा बोल दिया अमेरिका में, हेरिटेज फाउंडेशन में, प्रोजेक्ट 2025 के अंडर। लेकिन वो प्लान सही नहीं है। प्लान सही कौन सा होने वाला है? वो ये होने वाला है कि भारत जो है एकमात्र संप्रभुता लेगा पूरे इंडियन ओशन रीजन के रिम कंट्रीज की, और साथ में मेडागास्कर की भी, सेशल्स की भी, अप टू द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और मेरा क्वेश्चन उठता है, ऑस्ट्रेलिया क्यों दे दिया जाए? ऑस्ट्रोनेशियन टर्म जो बनाया गया वो काल्पनिक है। ऑस्ट्रेलिया नाम भी काल्पनिक है। ला ऑस्ट्रेलिया मतलब कि जो नीचे की जगह, डाउन अंडर, वो उसका नाम नहीं होना चाहिए। वो तो नीचे दिखा रहा है उस जमीन को। ब्रिटिश ने किया कि वो नीचे दिख रहा है, वो नीचे है। ना ना ना, उसका नाम शालमली है। ऑस्ट्रोनेशियन करके कोई टर्म होता ही नहीं है, उसको यूज करना ही बंद कर दीजिए। ये कॉलोनियल टर्म है। ये कोई ऑस्ट्रोनेशियन पीपल नहीं है, वो सारे इंडियन पीपल हैं, भारतीय ओरिजिन के लोग हैं। फिलीपींस में भारतीय ओरिजिन के लोग हैं। ब्राह्मी बोली जाती थी, उनकी टगालग भाषा ब्राह्मी से आई है। उसमें बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी पूर्वी, जैसे बिहार और वहाँ के शब्दों से मिलते हैं, बंगाल से मिलते हैं, बर्मा से मिलते हैं। तो इसलिए टगालग भाषा तो हमारी भाषा है, और वो हमारे भारत से उसका संबंध है डायरेक्टली। वो फिलिपिनो भी मानते हैं अपने आप को। स्पेनियर्ड्स के आने से पहले फिलीपींस के लोग अपने आप को भारत का हिस्सा मानते थे। पता नहीं क्यों भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उनको दे दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वे भी छोड़ के रखता है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होना चाहिए। भारतीय कल्चर तो पूरे दुनिया में है। अभी आप मेरे मैजिकल एटलस स्टोर में आप देखेंगे, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं बड़ी संख्या में, तो विल स्टार्ट डूइंग दैट, कि जहाँ पे हम हर जगह के जो वास्तविक रिलीजन्स हैं वो बताएंगे। तो आपको आश्चर्य होगा कि भारत का वेदों का, जो पूरी पृथ्वी वेदों का पालन करती थी, लेकिन भारत उसमें मुख्य था क्योंकि भारत वेदों का गढ़ है, और यहाँ से सेनाएं जाती थी लोगों को धर्म की तरफ लेकर आने के लिए।
सेनाओं के माध्यम से ही लोग धर्म का पालन करते हैं, सेनाओं के माध्यम से ही सनातन धर्म फैलता है, सेनाओं के माध्यम से ही वर्णाश्रम स्थापित होता है। ये नारद मुनि के कथन है, मेरे कथन नहीं है। तो द पॉइंट इज कि ये जो 1942 का जो मैप है वो भी इनकम्प्लीट है। हम क्यों माने किसी और का मैप, किसी यूरोपियन का मैप हम क्यों माने? हमको कोई मानने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे लिखता है कि भारतीय लोग सफेद लोगों की पूजा करते हैं, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में तो हमको घर में घुसने नहीं देते, बोलते मेरे इच्छा है, उनको घुसने नहीं देते थे जब अंग्रेज थे भारत में। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र थे। और हमारे दक्षिण के जो हमारे ब्राह्मण है, क्योंकि हमारा ब्राह्मण वर्ग सारा दक्षिण भारत से आता है, तो जितना भी हमारे आचार्य थे वो तो घुसने नहीं देते थे, क्योंकि गाय का मांस खाते हैं, इनको छूना भी नहीं जाता था। क्योंकि हम तो मनुष्यों को तो हम गले लगाते हैं सभी को, लेकिन जो गाय का मांस खाता है उसको मना था कि ये तो धर्म के विरुद्ध है। मार्तांड वर्मा की सेनाओं में कौन सा ये लोग मार्तांड वर्मा से मिल सकते थे? बिल्कुल नहीं मिलते थे, क्योंकि हमारे मार्तांड वर्मा इनको क्यों गले लगाएंगे, ये तो गाय का मांस खाते हैं, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है, मलेच्छ है। तो यवन है या मलेच्छ है। तो इसलिए ये बोलना भी गलत है जो लोग बोलते हैं। और जो भारत का नक्शा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्यों हम माने यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर की डेफिनेशंस? शायद इस पे भारतीय फॉरेन मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आना चाहिए कि क्यों माने हम किसी और के नक्शे। भाई हमारा स्वाभाविक भारत क्षेत्र तो सीरिया से वियतनाम तक है और उत्तर में किर्गिस्तान तक है। हम लोग जो बोला जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, हम किसी देश पे आक्रमण नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि जहां भी अधर्म दिखे वहां पे भारतीय सेना पहुंचनी चाहिए, और भारतीय सेना इतनी बड़ी होनी चाहिए कि किसी भी प्रांत पे अगर आक्रमण करें तो पूरा प्रांत तहस नहस हो जाए। तो भारतीय सेना तो और भी बड़ी होनी चाहिए, कम से कम जो एक्टिव सर्विसमैन ही 3 से 4 मिलियन होने चाहिए। अब महाभारत युद्ध का ही देखें तो 50 लाख तो अर्जुन की पर्सनल सेना थी, 50 लाख, आज के 5 मिलियन बोलेंगे, अर्जुन की पर्सनल सेनाएं थी वो तो। फिर उसके बाद युधिष्ठिर की, फिर साम्राज्य की एक साथ सेनाएं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी। दशरथ महाराज के समय में 10 करोड़ तो सैनिक थे उनके, 10 करोड़, तो 100 मिलियन हो गया। तो इस तरह तो स्टेट की पावर मेंटेन की जाती है कि स्टेट की पावर मेंटेन होगी, इतने सारे सैनिक हैं तो कौन लड़ेगा भाई, कहाँ से लड़ोगे? और सारे इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड। तो जो अभी हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है अब यूरोप नहीं साबित करेगा, अब हम वेदों के अनुसार साबित करेंगे, पुराणों के अनुसार स्थापित करेंगे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, महाभारत के नक्शों के अनुसार करेंगे, तो उसमें नक्शे ही बदल जाएंगे। तो शाक द्वीप तो में कुछ उगता ही नहीं है, ना भोजन उगता है। ये तो पूरी जमीन को लूट टूट के कहीं से केले लाते हैं, कहीं संतरे लाते हैं, कहीं से कुछ लाते हैं, कुछ उगता तो है नहीं वहां पे। स्पेन और इटली के अलावा क्या उगता है वहां पे? ऑलिव्स उगते हैं और स्पेन उगता है, उनको तो उगाना ही नहीं आता। क्या क्या खाएं वो भी पता नहीं उनको। तो कॉर्न खाते हैं, कॉर्न की ब्रेड खाते हैं, फिर गेहूं खाते हैं। गेहूं तो हमारे यहाँ पे कभी कभी लोग खाते थे, हमारे आयुर्वेद में तो कभी कभी लोग खाते थे। तो कोडा या अलग तरह के जो मिलेट्स ये सब जो खाते थे वो अलग खाते थे। कलयुग में तो मिलेट्स का ही प्रावधान रहता है, क्योंकि वो पेट पे हल्के रहते हैं, आयु बढ़ा देते हैं। तो वहां पे तो कुछ उगता ही नहीं है, कभी पहले भी नहीं उगता। अमेरिका में क्या चीज उगती है, क्या उगता है? फ्लोरिडा में संतरे, और सेंट्रल एशिया में उन्होंने, सेंट्रल जो अमेरिका है वहां पे, मतलब अमेरिका का जो मिड बोलते हैं नक्शे के अंदर, मेनलैंड मैप में, वहां पे पेड़ों की लाइन लगा के उन्होंने गेहूं उगाना शुरू किया है। गेहूं, कॉर्न और ये सब उगाना शुरू किया है। उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, केमिकल्स होते हैं, जीएमओ होती है, क्योंकि सॉइल तो ले ही नहीं सकता नेचुरली। आप उसमें कितना पानी वेस्ट करते हो। बट पूरे दुनिया के संसाधन इकट्ठे करने हैं। 10% ऑफ अर्थ वाटर इन ग्रीनलैंड, फ्रेश वाटर, उसको इकट्ठा करना है। फिर पानी की जब कमी पड़ेगी उसको पानी को बेचना है। इसीलिए लोग लैंड 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 के पीछे पड़े हुए हैं। तो भारत की भी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत की लैंड्स हो। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, पूरी दुनिया में भारत की लैंड्स हो। तो महाभारत तो यही बोलता है कि पूरी दुनिया में भारत की लैंड्स और फ्रेश वाटर सोर्सेज को भारत एक्वायर करे, पूरी दुनिया के, ना सिर्फ अपने। सब जो हमको कॉलोनियल माइंडसेट दिया है कि आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे, उसको छोड़ना चाहिए। अगर वो छोटा सा देश जिसके पास 40 टैंक्स है पूरी दुनिया में घूमने की कोशिश करता है, हमारे पास तो 6000 टैंक्स है। जो पहले पहल करता है मिलिट्री वही जीतता है, यही दुनिया का विधान है, उसी को पैसा मिलता है। वीर भोग्य वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा, ये भूमि देवी बोल रही है। तो वसुंधरा का भोग तो वीर करते हैं।
और हम लोग तो उसको ईशावास्य मानते हैं कि हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं, भगवान के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये लोग खा जाएंगे, ये तो पानी बेचेंगे, जो तो पाप होता है। आज देखिए भारत में ही पानी बिक रहा है। पानी तो बर्थ राइट है सबका, स्वच्छ पानी। सरकारों का नियम होना चाहिए कि स्वच्छ पानी सबको मिले, लेकिन हमारी लैंड ही छोटी कर दी गई, कहाँ से लाएंगे पानी? सो ये जो बिजनेसेस बना दिए हैं, एक जूइश फैमिली चलाती है, उसका ही फिजी वाटर है, उसका ये अल्पाइन वाटर है, उसका ये वाटर है, सारा पानी के सोर्सेज पे कंट्रोल। आप सोच रहे फिजी वाटर सुन रहे हैं, वहां पे उसका जब भी आप फिजी वाटर खरीदते हैं एक फैमिली को पहुंच जाता है कैलिफोर्निया में पैसा उसका। तो ये पानी के संसाधनों पे, फिर उसके बाद ये कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर है भाई? ये चोरी वाला वर्ल्ड ऑर्डर है। अब हम पानी कंट्रोल करेंगे, तुमको बेचेंगे, जिसपे पूरी पृथ्वी का अधिकार है। यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, चलो हम आपको एड देते हैं, हम आपकी जमीन ले लेंगे, फिर हम उसको 10% दे देंगे। ये कोई बिजनेस डील हुई? जो चोर उच्चकों का वर्ल्ड ऑर्डर है ये। अभी सनातन धर्म का वर्ल्ड ऑर्डर अलग होना चाहिए। सनातन धर्म का वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जहाँ पे हम भारतीय लोग कंट्रोल करें, क्योंकि न्याय तो सिर्फ वेदों में है और कहीं नहीं है न्याय। और जो जस्टिस होता है वो न्याय नहीं होता, जस्टिस होता है इक्वल डिवीजन, है ना? जस्ट ऐसा तो नहीं होता जस्टिस। किसी को न्याय मिला है आज तक? किसी को नहीं मिला है। बच्चे लोग मर जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, कोर्ट केस फंस जाते हैं, क्योंकि न्याय डिनाई करने का प्रावधान है। कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता एडवोकेट। अब चोर के सारे अफोर्ड कर लेते हैं कि फीस देने पर आवर 25 लाख 30 लाख, एक दिन का 30 लाख, चाहे एक अपीयरेंस का 25 लाख रुपए, कितना होता है? 30-40 हज़ार डॉलर होता है। ऐसे थोड़ी सत्ता चलती है। सो द पॉइंट इज कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है भारत को बिल्कुल एक्सेप्टेबल होना ही नहीं चाहिए। जो इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, अपना चोरी चोरी का माल सारे यूरोपियन, अरे आपका यूरोप से संबंध करो ना। वाई अदर कंट्रीज, वाई अफ्रीका, वाई कैरिबियन के आइलैंड्स? क्योंकि चोरी तो दूसरों की हो रही है, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। इनके भाग्य इतने खराब है कि इनको दिया ही नहीं प्रकृति ने कुछ भी, जो ओरिजिनल लैंड्स पे, इसे चोरी के लैंड पे बैठे हुए हैं। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो बनाना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होगा लॉन्ग रन, क्योंकि ग्रीनलैंड का आप ऑक्यूपाई कर लोगे, वो तो ऑलरेडी डील हो चुकी है $700 बिलियन की। ओके, डील हो गई है। इसलिए आप देख रहे हैं जो मजाक चल रहा है वहां पे ना, टोटल यूरोपियन यूनियन से 25 सोल्जर लैंड करे हैं, 25 सोल्जर वहां पे ऑलरेडी 150 अमेरिकन, मतलब डील हो चुकी है। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर डेनमार्क के गए हैं, वो अपनी बात को समझाया उन्होंने अमेरिकन को, अमेरिका ने हाँ हाँ बोला, उसके बाद स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, $700 बिलियन का कांग्रेचुअल अप्रूवल चाहिए, हो गया डील। और ग्रीनलैंड कोई बड़ा देश, ऐसा बड़ा सा आइलैंड नहीं है, कॉन्गो के बराबर जगह है। कॉन्गो इज ए लार्ज कंट्री, कॉन्गो इज ए लार्ज कंट्री इन सेंट्रल एशिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। उसके बराबर ही ग्रीनलैंड है। मैप से आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसका, क्योंकि वो मार्केटर मैप्स हैं, तो प्रोजेक्शंस आर रॉन्ग। कॉन्गो के बराबर जमीन है, तो कॉन्गो के बराबर जमीन में इतना सारा पानी, 10%, तो वहां के इन्यूट लोगों का क्या होगा? उनको मार के फेंक दिया जाएगा, जैसे बाकी जगह किया गया। तो ये तो ह्यूमन राइट्स का इश्यू हो गया। इस पे तो सिर्फ एक ही कंट्री बात कर सकता है, भारत। तो इस तरह की स्पष्ट बातें हो भारत की तरफ से, और उसके साथ सेनाओं का भी प्रयोग हो, तो बात बढ़ जाएगी। और देखिए, अगर छोटी छोटी कंट्रीज, अभी अमेरिका के पास कितने सोल्जर्स होंगे? 5 लाख होंगे। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि हिम्मत है डिप्लॉय करने की, पॉलिसी है। भारत में हिम्मत है लेकिन पॉलिसी नहीं है। हम सीमाओं के बाहर काम नहीं करते। तो सीमाएं, तो फिर अगर आप सीमाओं को सीमित रखेंगे तो सीमाएं घटती रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वो भारत की सीमाएं बढ़ाते हैं। तो जो ये इनका यूरोपियन प्लान है, वेस्टर्न प्लान है, जो पब्लिकली आ गया है सामने, प्रोजेक्ट 2025 आ गया, स्टेटमेंट्स, फिर जो एक्शंस आ गए हैं, अब तो भारत की पॉलिसीज ही बाहर आनी चाहिए। थोड़ी देर में कनाडा भी चला जाएगा, बाय द वे। ओके, ग्रीनलैंड के बाद कनाडा का नंबर है। कनाडा की गवर्नमेंट टिकने वाली नहीं है, चाहे आप कितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। ऑलरेडी ऊपर से मोनार्की का आदेश आ चुका है। तो कनाडा विल बी ओवरऑल विल बिकम यूनाइटेड नॉर्थ अमेरिकन यूनियन, ऐसा बन जाएगा। और साथ में रशिया का भी, यूक्रेन का वो पूरा लेंगे, फिर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को लेंगे। उनको बोला गया जल्दी करो भाई, काम अपना जल्दी करो। तो अगर वो कोई बोल रहा है कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, तो भाई इंडियन ओशन रीजन से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? ये क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो इसके लिए पॉलिसी की जरूरत है, और भारत को कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा। और
जो भी संसाधन चाहिए उस पर पूरा अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो भी संसाधन चाहिए, मेरा पब्लिक स्टेटमेंट आपको मालूम ही है कि भारतीय सेनाएं डिसाइड करती हैं उनको किससे लड़ना है, मतलब किस टूल से लड़ना है। तो उस पर मैं कोई डिस्कशन करूंगा नहीं, उस पर ऑलरेडी मैं शो बना चुका हूं। तो अगर आपको धर्म की दृष्टि से देखना है, एक तो है नेत्र चक्षु से देखें, दूसरा है वेद चक्षु से देखें, या धर्म चक्षु से देखें, या शास्त्र चक्षु से देखें। तो शास्त्र चक्षु से देखते हैं तो क्लैरिटी दिखती है, तब हमको हमारे ऋषि मुनियों का, नारद मुनि का, हमारे व्यास देव का, सबके कथन समझ में आते हैं। अगर हम नेत्र चक्षु से देखेंगे तो हम लोगों को, क्योंकि ये लोग नेत्र चक्षु से देख रहे हैं, इनको वही दिखाई देगा जो ये प्लान बनाते हैं। तो अगर असुर इस तरह के प्लान बना सकते हैं तो भारत क्यों नहीं बना सकता? फ्रेश वाटर कंट्रोल पे भारत को काम करना चाहिए, है ना। भारत का टाइप होना चाहिए रशिया के साथ, रशिया की सिक्योरिटी का टाइप होना चाहिए, और ऑलरेडी रिलोस एग्रीमेंट उन्होंने किया है, उसको मोर एक्टिवली करना पड़ेगा ताकि फ्रेश वाटर सोर्सेज, बाइखाल लेक और भी जो बड़े बड़े फ्रेश वाटर सोर्सेज है, और यहाँ पे भारत और चीन का कोऑपरेशन चाहिए। अभी जो चीन का जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा है इन फेवर ऑफ चाइना, उसको भी कम करना पड़ेगा ताकि भारतीय इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो। तो उस पर टैक्स लगाना पड़ेगा, सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे, या कि आप इंपोर्ट करते हैं चीन से तो आपको इतना % ज़्यादा देना पड़ेगा टू मेक इट पैरेलल विद द इंडियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो क्वालिटी विल प्ले। तो ये भी बहुत ज़रूरत है। ये उथल पुथल का समय है, कलयुग है, और इस समय सनातन धर्म जो है वही, सनातन धर्म तो बोल दीजिए, छोड़ दीजिए, वर्णाश्रम की जरूरत है। वर्णाश्रम भेदभाव नहीं करता, जन्म के आधार पे नहीं होता, वर्णाश्रम कर्म के आधार पे होता है कि जिसका जैसी गुण, जिसकी जैसी क्वालिटीज, उसी प्रकार से उसका वर्ण, उसी के आधार पे समझा जाता है, कर्म के द्वारा समझा जाता है। नहीं तो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको ब्राह्मण बोला गया, उनका जन्म तो कहीं और हुआ था, जाति कोई और थी, लेकिन ब्राह्मण उनको बोला गया क्योंकि ब्राह्मणों की जरूरत होती है। और यही हमारे जो गुरु हैं सारे, जो दक्षिण भारत से आते हैं, सारे गुरु परंपराएं दक्षिण भारत से रहती हैं। वो जो हमारे सारे गुरु हैं, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब वहीं से आते हैं, दक्षिण भारत से। तो वो यही हमको सिखा रहे हैं सब लोग, मध्वाचार्य। तो यही हमारी परंपराएं हैं। तो उनका सुनेंगे तो हमको दुनिया दूसरी तरीके से दिखाई देती है। अगर हम न्यूज एनालिस्ट और मॉडर्न जियो पॉलिटिक्स, असुरवाद वालों को सुनेंगे तो दुनिया कुछ और ही दिखाई देती है। फिर आपको छोटी छोटी चीजें दिखाई देंगी, अरे इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया। उसमें पॉलिसीज नहीं बन सकती। पॉलिसीज के लिए बड़ा शांत दिमाग से सोचना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बिकम अवर मेंबर, और हमारे गुरुकुल में जुड़िए तो लर्न प्रॉपरली व्हाट इज धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही धर्म की स्थापना करते हैं, उन्हीं के माध्यम से धर्म स्थापित होता है ना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।